कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम हमारे मेन लीड्स को देखते हैं जो कि एक पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो दोनों सनराइज को देखते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साइड से बैठे हैं लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे। टाइम पर वो एक मीटिंग में होते हैं जहाँ पर डॉक्टर को सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने सर्जरी का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। यहाँ पर वो स्पाइनल सर्जरी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो हमारे हीरो ताइजू को बुलाता है क्योंकि वही है जिसने कि ये नया तरीका ढूंढा है। लेकिन ताइजू कहने लगता है इस टाइम पर उसे एक इमरजेंसी है, मतलब कि उसे एक पेशेंट को देखने के लिए जाना है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो ऐसे कैसे जा सकता है। उनको भी देखते हैं जो कि थोड़ी सी गुस्से में दिख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सर्जरी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें सी उनको दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन से मिलती है जिसका नाम चेयरमैन किम होता है। यहाँ पर उसके पिता भी होते हैं, मतलब कि डॉक्टर को जो कि उसके पिता हैं। चेयरमैन किम की थोड़ी देर बाद सर्जरी होने वाली है। दूसरी तरफ हम ताजू को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, जहाँ पर वो बाहर कुछ आवाजें सुनता है। तभी उसके पास ये नर्स आती है, उसे बताती है कि बाहर एक लेडी है जो कि बहुत जोर से चिल्ला रही है क्योंकि उसके पति की सर्जरी होने वाली है। हमारे पास अभी कोई भी सर्जन नहीं है जिसकी वजह से लेट हो रहा है। इसी वजह से वो लेडी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रही है और रो रही है। उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर रो रही होती है। उसके पति की जल्दी से जल्दी सर्जरी करने के लिए कहने लगती है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उसे बाहर निकालने लगते हैं। तभी ताइजू उसे रोक लेता है और उसके पति को चेक करने लगता है। पर उसे पता चलता है कि उसका पति ठीक से चल नहीं पा रहा है क्योंकि कल उसने कुछ सामान उठाया था। लेडी की बातें सुनने के बाद ताइजू कहने लगता है कि मैं इनका ऑपरेशन करूंगा। सुनने के बाद नर्स यून के पास पहुंचती है क्योंकि प्रेसिडेंट किम की सर्जरी होने वाली थी। यून जैसे ये सब सुनती है वो ताइजू के पास आती है, कहने लगती है कि ये टाइम तो वीआईपी पेशेंट का है, उनकी सर्जरी होनी थी, वैसे ही अपनी मर्जी से किसी की भी सर्जरी नहीं कर सकते। ताइजू कहने लगता है कि उस आदमी को सर्जरी की जरूरत है। यहाँ पर वो उस आदमी की कंडीशन भी बताता है और कहने लगता है कि अगर जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो आदमी कभी भी नहीं चल पाएगा। टाइम पर उस आदमी को लाया जाता है। जो लेडी होती है वो बुरी तरीके से रो रही होती है। सीयून ये सब देखती है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी वो कहने लगती है कि तुम्हें हॉस्पिटल के शेड्यूल के हिसाब से ही काम करना होगा। जो कहने लगता है कि अभी इस टाइम पर उस आदमी की सर्जरी करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनने के बाद सीयून गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट होता है। बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम ताइजू को देखते हैं जो कि फिर भी उस आदमी की सर्जरी करने के लिए पहुंच जाता है। इसी वो सर्जरी स्टार्ट करने वाला होता है। वहाँ पर डॉक्टर को आ जाते हैं जो कि उसके फादर इन लॉ हैं, मतलब कि सीयून के पिता हैं, कि यहाँ उसको रोकने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इससे पहले तुम्हें डायरेक्टर किम की सर्जरी करनी है। लेकिन वो कहने लगता है कि मैं ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। इन डॉक्टर को नहीं मान रहे होते, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है, उनको बाहर जाने के लिए कहने लगता है। डॉक्टर वो उसकी बातों को मान नहीं रहे होते, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, जो कि कुछ ज्यादा ही रूडली होता है। हम देखते हैं कि सीयून बाहर खड़ी हुई ये सब सुन रही होती है और देख रही होती है। अगले दिन हम ताइजू को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और सुबह सुबह उठ के अपने लिए कॉफी बनाता है। देर बाद वहाँ पर सीयून आ जाती है जो कि अपने लिए कॉफी लेने के लिए आई होती है। यहाँ पर वो ताइजू का आंसर नहीं देती, जिसकी वजह से ताइजू माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम मैं शेड्यूल के हिसाब से काम करूंगा। कहने लगती है कि चेयरमैन हमारे हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं, तुम्हें पता है ना कि हमारे हॉस्पिटल्स के रूल्स क्या हैं, फिर भी तुमने उनको तोड़ा। ताइजू कहने लगता है कि वो रूल्स तुमने और तुम्हारे पिता ने बनाए हैं। लेकिन सीयू ने ये बात सही से नहीं सुन पाती। हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पिता और चेयरमैन दोनों से माफी मांग लूंगा। ताइजू ऐसा ही करता है, वो डॉक्टर को से माफी मांगने लगता है। डॉक्टर को इस टाइम पर उस पर गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं तुमने तो मुझे गेट आउट बोल दिया था, मतलब कि वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, और तुमने बहुत रूडली वो बोला था, मुझे पसंद नहीं आया। यहाँ पर वो उसको बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो उनकी सारी बातें सुनता रहता है और उनसे माफी मांगता रहता है। ताइजू सैड होते हुए बाहर आता है जहाँ पर नर्स उसके बारे में ही बात कर रही होती है। यहाँ पर हमें डॉक्टर चोई को भी दिखाया जाता है जो कि ताइजू का दोस्त है। ताइजू को देखते हैं जो कि लिफ्ट में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मिस चा है। ताइजू तो चला जाता है, लेकिन वहाँ पर चोई आ जाता है जो कि मिस चा से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलोगी, लेकिन वो उससे मना कर देती है। ताइजू लिफ्ट से बाहर आता है जहाँ पर वो अपने सामने अपनी वाइफ मतलब कि सीएन को देखता है। इस टाइम पर एक मीटिंग के लिए जा रही होती है। वो उसे रोकता है और उसको थैंक यू कहता है कि उसने ही चेयरमैन को मनाया था, यहाँ तक कि न्यूज के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसे थैंक यू कहता है। लेकिन वो कहने लगती है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैंने तुम्हारी वजह से ये सब नहीं किया है। जो यहाँ पर पहले तो खुश हो रहा था कि शायद उसकी वजह से ये सब उसने किया है, लेकिन वो क्लियर कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं किया है। अगले सीन में हम सीएन को देखते हैं
हैं जो कि एक स्टॉप पर रुकती है। तभी उसके सामने एक फैमिली आती है। इन्हें देखने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुछ डॉक्टर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंट में सीयून वो सोचने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ हम ताइजू को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसका दोस्त चोई आता है जो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चोई उसके बचपन का दोस्त है, मतलब कि स्कूल फ्रेंड है। यहाँ पर ताइजू और सीयून के रिलेशन के बारे में बात करने लगता है। कहने लगता है तुम्हें उसे अच्छे से बात करनी चाहिए और यहाँ तक कहता है कि तुम्हें उसको सच बोल देना चाहिए। मुझे जिस हिसाब से दिख रहा है तुम दोनों का रिलेशन कुछ टाइम तक नहीं चल पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए तुमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिसकी वजह से ताइजू सीयून के लिए डिनर बनाता है। यहाँ पर सारी चीजें सीयून की फेवरेट होती है लेकिन सीयून उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। सीयून शावर लेने के बाद वापस वहाँ पर आती है और बैठ जाती है। यहाँ पर वो उसके लिए एक वाइन सर्व कर रहा होता है लेकिन वो दोनों बोतल को छुड़ाने लगते हैं जिसकी वजह से बोतल उनसे छूट जाती है और टूट जाती है। क्लाइंबिंग में यूज करने वाला ये आइटम भी नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से सीयून गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि हम दोनों साथ में रहते हैं तो सब कुछ बिगड़ता ही है। जो कहने लगता है कि मैं ये ठीक कर दूंगा और उसे जोड़ने के लिए कहने लगता है। वो कहने लगती है हमारा रिलेशन भी ऐसे ही टुकड़ों में टूट चुका है, तुम इसको सही नहीं कर सकते। उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। कहने लगती है कि तुम जैसे हमेशा से रहते आए हो बस वैसे ही रहते रहो। जो कहने लगता है कि चलो मैं ये जोड़ देता हूँ। हम देखते हैं कि सीयून उठकर जाने लगती है। ताइजू उसे रोकता है और कहने लगता है कि चलो इसे खत्म कर देते हैं। यहाँ पर वो उससे डिवोर्स लेने की बातें करने लगता है लेकिन सीयून कहने लगती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना नहीं चाहती। की वजह से ताइजू रीजन मांगने लगता है और कहने लगता है कि जब तुमने बोला है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ट्राई कर लूं कुछ भी सही नहीं होने वाला, तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन वो मना करने लगती है। कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो नहीं दे रही हूँ। अगले दिन हम उनको एक पार्टी में देखते हैं। यहाँ पर हम ताइजू को देखते हैं जो कि चोई के साथ खड़ा हुआ होता है और डिवोर्स के बारे में उसे बताता है। कहने लगता है कि इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम नई क्लिनिक खोल सको। दोनों की बात खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस चा आ जाती हैं जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस टाइम पर पीछे से उसकी वाइफ उसे देख रही होती है। चा कहने लगती है कि तुम हमेशा से बहुत अच्छा काम करते हुए आए हो। फिर उसकी वाइफ पीछे से आ जाती है और मिस चा वहाँ से चली जाती है। यून उसके पास आती है और उसको कंग्रेचुलेट करने लगती है। मतलब इसके प्रोजेक्ट के चलते वो उसे कंग्रेचुलेट कर रही होती है और टोस्ट करने के लिए कहने लगती है लेकिन वो मना कर देता है। की वजह से सीयून यहाँ पर डिवोर्स की बात करने लगती है। यहाँ पर वो एक बार जोर से डिवोर्स के बारे में बोलती है। जो कहने लगता है कि ये सही प्लेस नहीं है जो तुम बात कर रही हो और वो वहाँ से चला जाता है। अपने भाई और माँ की प्लेस पे आ जाता है। मतलब कि वो लोग एक होटल चलाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आती है। वो खाना खाने लगता है और उसकी माँ थोड़ा सा और खाना लेके आती है उसकी वाइफ के लिए। इस सीन में हम ताइजू को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ बैठा हुआ रहता है और यहाँ पर ड्रिंक करता है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो अपने भाई को बताता है। उसका भाई कहने लगता है को थोड़ा और टाइम देना चाहिए क्योंकि शादियों में ऐसा ही होता है। जो ड्रिंक करने के बाद अकेला नाइट में जा रहा होता है। के बाद वो एक कंपनी को कॉल करता है और उनके ड्राइवर को बुलाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो इस टाइम पर बहुत ज्यादा ड्रिंक में होता है। वो बंदा उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। अगले सीन में हम सी उनको देखते हैं जो कि बेड पर लेटी हुई रहती है। तभी पीछे उसके कोई खड़ा रहता है। उनको लग रहा था कि वो उसका पति है लेकिन वो ताइजू नहीं था, वो कोई और ही था। सुबह ताइजू उठता है और उसके पास कुछ कॉल्स पड़े हुए थे। ताइजू उठता है और सारा सामान वहीं पर रखा हुआ था। वो देखता है कि उसकी वाइफ कमरे में नहीं है। यहाँ पर क्लाइंबिंग का जो गियर होता है वो उसके बगल से रखा हुआ होता है। इन चीजों को इग्नोर करने के बाद ताइजू हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। बंदा खुद को नाइट वाला ड्राइवर बताता है और कहने लगता है कि आपने कल नाइट की पेमेंट मुझे नहीं दी है। इसकी वजह से ताइजू उसका अकाउंट नंबर मांगने लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा उसकी वाइफ के बारे में बात करने लगता है। इसकी वजह से ताइजू गुस्से में आता है और कॉल को कट कर देता है। हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ पर उसके सामने चोई आता है। कहने लगता है कि तुम्हारी वाइफ आज गोल्फ खेलने के लिए नहीं आई थी और ऐसा नहीं हो सकता कि कल उसने एक बंदे को मुझे वहाँ बुलाने के लिए कहा था, मतलब किसी डायरेक्टर को, लेकिन वो वहाँ पर आज नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है। कि वजह से ताइजू अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन वही ड्राइवर वाला बंदा उस कॉल को उठाता है। जो कहने लगता है कि तुम कौन हो और मेरी वाइफ कहाँ पे है। वो बंदा बताता है कि कल नाइट में तुमने ही तो मुझे उसे मारने के लिए कहा था। पर वो बंदा बताता है कि तुम्हारी वाइफ अभी तो जिंदा है लेकिन जैसे ही तुम मुझे पैसे दे दोगे
करोगे मैं उसे मार दूंगा। वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ड्राइवर वाला बंदा होता है वो गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर वो उसको एक वीडियो भेजता है जिसमें कि ताइजू नशे में होता है और कहने लगता है कि मुझे मेरी वाइफ से दूर जाना है। ताइजू के कहने का इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि तुम मुझे पैसे कर दो और मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। ताइजू उसे रोकने के लिए कहने लगता है और कहने लगता है कि मैं उस टाइम पर नशे में था। वो बंदा कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तुम्हें मुझे 1 बिलियन वॉन देना होगा, जिसकी वजह से ताइजू मान जाता है। बंदा उसको धमकी भी देता है कि अगर 3 घंटे में तुम पैसे लेके नहीं आए तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। ताइजू अपनी ऑफिस में होता है और इस टाइम पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो ड्राइवर वाले कंपनी को कॉल करता है। कंपनी उसे बताती है कि हमारा ड्राइवर तो आपके पास पहुंचा ही नहीं था क्योंकि आपने कॉल ही नहीं उठाया। जो अपनी कार में जाके सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करने लगता है, वो भी पूरी तरीके से खाली होता है और उसे समझ आता है कल नाइट में ड्राइवर बन के जो बंदा आया था उसकी वाइफ को उसने किडनैप कर लिया है। टाइम पर हमें उसी किडनैपर को दिखाया जाता है जो किसी उनकी गाड़ी को पानी में ढकेल रहा होता है। तरफ ताइजू को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के सामने आ चुका होता है। तभी उसके पास उसी किडनैपर का कॉल आता है और इस टाइम पर वो वीडियो कॉल करता है जिसमें कि हम सियोन को देखते हैं जैसे कि वो पानी में डुबो रहा होता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, थोड़ा सा डरा भी होता है। वो कहने लगता है कि तुम ऐसा मत करो। किडनैपर होता है वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम कुछ भी गलत मत करना। ताइजू को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। हम देखते हैं कि वो पैसे लेने के लिए बहुत सारी जगह जाता है लेकिन कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं होता, जिसके बाद वो उस बंदे से बात करने लग जाता है। उसे कहने लगता है कि पैसों का बंदोबस्त हो चुका है। यहाँ पर वो बैग में ऊपर ऊपर से उसे पैसे दिखा देता है। किडनैपर पैसे देखने के बाद उसको एक जगह पर बुलाता है। हम देखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाने लगता है। एक मोड़ पर ताइजू के सामने एक स्कूटी आ जाती है। जो बंदा होता है स्कूटी बचाने के चक्कर में गिर जाता है। ताइजू अपनी कार से निकलता है और उस बंदे के पास पहुंचता है। वो बंदा कहने लगता है कि 1 बिलियन वॉन कहाँ पे हैं। ताइजू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पैसे कहाँ पे हैं। ऐसे ही ताइजू कुछ समझ पाता। हम देखते हैं कि वो बंदा उसको करंट लगा देता है और वहीं पर बेहोश कर देता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।